हेलो फ्रेंड्स, आपका बीबी के साइंस के एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग चैप्टर की बात कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है और जो हमने पहला पार्ट किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि आपको वो वीडियो पहले देखना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देखें और कोशिश करें तो उससे पहले वाली वीडियोस भी देखें, क्योंकि फिर आपका वो फ्लो बना रहेगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा बीबी के साइंस चैनल पर एनटीएससी के लिए, और अभी जो है हम लोग 9th क्लास के चैप्टर्स की रिवीजन कर रहे हैं। तो जो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी, आप ज़रूर जाके चेक करें। तो जिन्होंने ये वीडियो देखी है उनको मैं एक रिकैप देना चाहूँगा कि जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसमें हमने पहले तो फोर्स के बारे में डिस्कस किया, फिर अलग अलग तरह के फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, या फिर अलग तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर हमने कुछ और छोटे छोटे पैरामीटर्स की बात करी, जैसे कि मास और मोमेंटम और इनर्शिया जैसी चीज़ें। इनर्शिया जैसे कि किसी चीज़ का कोई ज़िद होना, कि वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, वो और कुछ नहीं करना चाहता, तो उसको उसी हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद हमने न्यूटन के 3 लॉज में से 2 लॉज पढ़ लिए थे। अभी हम लोग उन्हीं लॉज से रिलेटेड एक और चीज़ पढ़ेंगे। जो सेकंड लॉ है उससे रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा इम्पल्स और मोमेंटम के साथ उसका रिलेशन। उसके बाद हम लोग थर्ड लॉ पे मूव करेंगे और ये चैप्टर का एंड होगा। तो आइए अब हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ में बात करी थी कि जो हमारा नेट फोर्स होता है किसी बॉडी पे एक्ट करने वाला, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली जो चीज़ है, यहाँ पर हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लगाया था, अगर आपको लास्ट क्लास में याद होगा, और हमने इसको बाद में 1 मान लिया था। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने भी मान लिया, तो सारी दुनिया उसके बाद यही मानती हुई चली गई। तो हमने जैसे नीचे एक इक्वेशन बनाई, ये बहुत बड़ी सी इक्वेशन हमारे पास आई, जहाँ से हमने पता किया कि F इक्वल टू एम ए, और इसकी एक और और इससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि F इक्वल्स टू एम टाइम्स वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। ये हम एक चीज़ इससे डिराइव कर सकते हैं क्योंकि ये इसके ही बराबर हो गया। तो हम इसी चीज़ को ले जाते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा घुमा फिरा के हमने एक नए टर्म का इजाद किया जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग फिर से इसी इक्वेशन को कंसिडर करें, तो फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन द टाइम टेकन। एम वी माइनस यू क्या है, हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारा इक्वेशन है एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब मैंने क्या किया कि मैं टी को आर एच एस से एल एच एस में ले गया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया। तो हमारा जो एफ टी है, तो ये पहले डिवाइड में था, अभी मल्टीप्लाई में आ गया। तो एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू, ब्रैकेट को खोल दिया, तो एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। हमें पता है कि v क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही मान रखा था। तो ये टोटल चीज क्या बनी हमारी mv, ये हो गई हमारी फाइनल मोमेंटम क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, और ये हो गई हमारी इनिशियल मोमेंटम। सो f टाइम्स t इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो हमारी क्वांटिटी हो गई चेंज इन मोमेंटम, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इम्पल्स। अब क्यों नाम दिया है, क्योंकि कुछ कुछ फोर्स ऐसे भी होती हैं जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए एक्ट करती हैं, जो कि जैसे एकदम से एक्ट करती हैं और फिर एकदम से खत्म भी हो जाती है। इन फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। इम्पल्सिव फोर्सेस से हमारे पास ये वर्ड आया इम्पल्स। इम्पल्स का मोमेंटम के साथ हमारा ये रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन आया इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इम्पल्सिव फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि जैसे अगर आपने कोई गन फायर किया हो किसी भी से दीवार की तरफ, अगर आपने किसी दीवार की तरफ या किसी भी, पता नहीं, अगर आपने कभी किसी इंसान को गोली मारी हो, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, या अगर हमने किसी चीज की तरफ गोली मारी, तो गोली जैसी उस चीज के अंदर जाती है तो एकदम से रुक जाएगी। जैसे अगर कोई मोटी सी ताकतवर कोई स्ट्रांग दीवार है, उस दीवार में हमने शूट किया, तो जो बुलेट थी वो गई और एकदम से रुक गई उसके अंदर।
तो इस पर एक दीवार ने ऐसा फोर्स लगाया जो कि एकदम से आया और एकदम से चला भी गया, ये एकदम से रुक गया। तो अगर हम ऐसे फोर्सेस की बात करें तो इन फोर्सेस को हम दिखा सकते हैं एक फोर्स टाइम ग्राफ से, जो कि आपने यहाँ पर राइट में पहले ही देख लिया होगा। ये एक फोर्स टाइम ग्राफ है जिसमें एक इंपल्सिव फोर्स को दिखाया गया है। तो जैसे कि अगर हम लोग शुरू से बात करें तो शुरू में फोर्स हमारा क्या था, 0, क्योंकि उस पर अभी कोई फोर्स नहीं लगी। फिर जैसे ही वो दीवार से टकराई, फोर्स अचानक से एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई और फिर अचानक से गिर के वापस 0 पे आ गई। अब ये जो पहाड़ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है, अब हम इससे इंपल्स कैसे निकाले? ध्यान से देखिए कि यहाँ पर फोर्स और टाइम मल्टीप्लीकेशन में हमने यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट माना है। यहाँ पर भले ही फोर्स वेरिएबल है, लेकिन हम इंपल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं एरिया अंडर दी ग्राफ से। जैसे कि हमने पहले ही सीखा था कि अगर हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें तो एरिया अंडर दी ग्राफ से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। वैसे ही यहाँ एक फोर्स टाइम ग्राफ में हमने क्या किया है, इसमें एरिया अंडर दी ग्राफ को लिया है। एरिया अंडर दी ग्राफ से हमारे पास आया इंपल्स, मतलब जो भी इस पहाड़ के नीचे है उस सब का जो एरिया है वो किसके बराबर हो गई, इंपल्स के। अब हमें ये क्वांटिटी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि ये फोर्स जो होती है काफी कम टाइम के लिए काम करती है और मोमेंटम में एक बड़ा चेंज लाती है, इसलिए फोर्स की भी वैल्यू क्या हो गई, बहुत बड़ी। फोर्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, तो अब हम टाइम और फोर्स को तो कोई सिग्निफाई कर नहीं सकते, लेकिन हमें यह पता है कि उस चीज की जिस पर ही इंपल्सिव फोर्स लगा होगा उस चीज की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। मास तो हम चलो निकाल ही लेंगे उसका, तो हम इंपल्स निकाल सकते हैं जो कि उसकी चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो गई, और वो क्या है, ये क्वांटिटी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको हम लोग एक और नाम डेल्टा पी से बोल सकते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, अगर आपने नहीं मालूम है। अब अगर हम बात करें उसकी यूनिट की, तो इंपल्स का यूनिट सिंपल है। हमने यहाँ पर देखा कि ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम से कुछ इसका नाता है, यानी कि इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, हेंस न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। अब एक और बात कि इसका यूनिट मोमेंटम की यूनिट के साथ मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि LHS RHS के बराबर है, ऑब्वियसली यूनिट भी सेम होने चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मोमेंटम का भी यूनिट हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूटन सेकेंड। पहले हमने क्या देखा था कि मोमेंटम का जो हमारा ऐसा यूनिट है वो है kg मीटर पर सेकेंड, पर अब हम उसको न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा इंपल्स और मोमेंटम के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हमारे आखिरी लॉ की, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये लॉ आपने हर जगह सुनी होगी, यह है न्यूटन्स लॉ, जिसके बारे में मुझे आपको बताने की भी शायद जरूरत ना पड़े। क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कमाल की बात है कि जो हमारे न्यूटन अंकल के लॉज हैं ये हर जगह बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। आप इसको रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने कुछ चीजें डिस्कस करी थी जिससे हम लोग न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को रियल लाइफ में लाके देख सकते हैं। यहीं पर हम न्यूटन की थर्ड लॉ की भी बात कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं, एक हिंदी में आपने कहावत भी सुनी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करते हो उसका ही फल आपको मिलता है, और कैसा मिलता है, इक्वल और ऑपोजिट मिलता है। तो यहां पर जैसे अगर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें फिजिक्स के टर्म में या साइंस के टर्म्स में, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बता रहा है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से कुछ भी हो सकते हैं, मान लेते हैं यहां पर दो गोल चीजें हैं, ये वैसे गोल नहीं लग रही होंगी आपको, लेकिन इनको अभी हम लोग गोल मान रहे हैं क्योंकि ये कंप्यूटर पे बनाई हुई ड्राइंग है, ये आपको उतने अच्छे से शायद मैं इसको गोल ना बना पाऊं क्योंकि ये सिर्फ माउस से बनाई हुई है, मेरे हाथ से नहीं बनी है। तो ये दो राउंड पार्टिकल्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इनको पार्टिकल्स ना भी माने क्योंकि पार्टिकल्स होते बहुत छोटे होंगे। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, ये एक्चुअली ग्रेविटी का असर है। ग्रेविटी के बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग उस पर ना ही जाए, तो क्योंकि वो अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जब वो इंटरैक्ट करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमेशा एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, हम ये अभी आगे जाके सॉल्व करके दिखाएंगे। तो लेट्स से ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है
और ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 है। तो और ये जो है इस पर एक फोर्स लग रहा है और 1 पर फोर्स कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। सिमिलरली 2 पर फोर्स कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F सबस्क्रिप्ट में 1 2। इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी नोटेशन है कि F1 2 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है ड्यू टू 2 यानी कि ऑब्जेक्ट 2 के कारण जो ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स लग रहा है वो हमारा F12 इस नोटेशन में आता है। तो हमारा फोर्स कौन लगा रहा है इस केस में? 2 लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? 1 पे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मीन्स 2 is applying the force on 1. So F12 is force applied by 2 on 1. सिमिलरली यहाँ पे F21 इस ऑब्जेक्ट 2 पे लग रहा होगा। तो F21 जो है ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, ये इसके ऑपोजिट हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि F ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उल्टा हो गया एक तरह से ये। तो यहां पर 2 पर फोर्स कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। सही है, ये समझ गए आप। अब न्यूटन अंकल क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि अगर मैं न्यूटन हूं तो मेरा थर्ड लॉ कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट है। इक्वल का मतलब क्या है? क्या ये दोनों फोर्सेस आपको इक्वल लगते हैं? देखने में इक्वल लग रहे हैं? वेल आपको लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में इक्वल नहीं है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछला वीडियो जरूर देख के आए। और फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी मैटर करेगी। तो अगर दो फोर्सेस इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ? उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, या पैरेलल कह सकते हैं आप इनको, पैरेलल फोर्सेस होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होंगे। यहां इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस का क्या मतलब हुआ कि इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, ये न्यूटन अंकल ने क्या बोला है? सेम। यानी कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले, F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड, न्यूटन ने क्या बोला? दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। और ऑपोजिट मतलब अब यहां पर हम डायरेक्शंस की बात करेंगे। तो जो हमारा ये फोर्स है और ये फोर्स है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शंस में। अब हम बात करें कि दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट कब करेंगे? जब वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। और ये केस बहुत जगह पे देखा जा सकता है, ये एक्चुअली पूरे यूनिवर्स में आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी जमीन से ऊपर कूदे हो, ठीक है, तो आपने पक्का जमीन पर एक फोर्स लगाया है और जमीन ने भी आपको एक फोर्स लगाया होगा, तभी आप उछले हैं, राइट? आपको क्या लग रहा है कि जमीन उछली? नहीं उछली, जमीन अपनी जगह से नहीं हिली। ऑब्वियसली ये तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि जो अर्थ है वो आपके रिस्पेक्ट में बहुत ही भारी चीज है, तो उसकी मूवमेंट काफी कम होगी, क्योंकि आपने इस पर सेम फोर्स लगाया जितना अर्थ ने आप पर फोर्स लगाया, लेकिन आपका मास अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत कम है और आप इसीलिए ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं और आप ज्यादा ऊपर उछल जाते हैं। अर्थ का मास आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है। I mean, ऐसा नंबर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा नंबर कि ये इतना बड़ा है कि इसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन होता है वो कुछ ना कुछ तो है ही। मतलब जो हमारा अर्थ है वो भी एक्सेलरेट कर रहा होता है जब आपने अर्थ से ऊपर एक्सेलरेट करके छलांग लगाई। इसका मतलब कि आपने अर्थ को उसकी जगह से हिला दिया, मतलब कि आप सुपरमैन नहीं है। आप खुद को सुपरमैन ना समझे, आपने अर्थ को उसकी जगह से बिल्कुल ज्यादा नहीं हिलाया है, क्योंकि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके हिसाब से अगर आप ऊपर गए हैं फिर अर्थ की ग्रेविटी आपको वापस नीचे खींचेगी, राइट? तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आप वापस नीचे आ गए। लेकिन फिर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर उसने आप पे फोर्स लगाया, मतलब आप भी उस पर फोर्स लगाओगे, तो क्या हुआ? आपने वापस अर्थ को अट्रैक्ट किया और उतनी फोर्स अट्रैक्ट किया होगा जितने की अर्थ ने आपको किया है। तो फिर उसी एक्सेलरेशन के साथ दोनों फिर से कहां आ गए? वापस वहीं आ गए। आप जमीन पर आ गए। जमीन भले आपके रिस्पेक्ट में ना हिलती हुई दिख रही हो, लेकिन जमीन जितना नीचे भी गई होगी उतना ही वो वापस ऊपर आ गई। मतलब किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। ये हो गई न्यूटन की थर्ड लॉ की छोटी सी पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी आपको ये कहानी, इसलिए न्यूटन के थर्ड लॉ को अब मैं एक
सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकता हूं। यहां से एक और लॉ डिराइव कर सकते हैं हम लोग, उस लॉ पर हम लोग अभी आते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कुछ मासेस होंगे और वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, और क्या कर दिया हमने, उनको टक्कर मरवा दी, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर गए। कोलाइड मतलब टक्कर मार गए, और इसको हम लोग कोलिजन बोलते हैं। तो कोलिजन जो हमारे यहाँ पे हो रहा है, उस कोलिजन के दौरान भी ये एक दूसरे से टकराते हुए किसी एक दूसरे पर फोर्स लगाते होंगे। ये आपने देखा ही होगा कि अगर जैसे दो कार आपस में हेड ऑन कोलिजन करते हैं, तो जैसे एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दो कार्स राइट से लेफ्ट से आ रही हैं और ये टकरा जाती हैं और फिर ये थोड़ा सा पीछे उछल जाती हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब इन दोनों ने एक दूसरे पर पक्का कोई फोर्स लगाया होगा। तो ये फोर्स जो है ये भी बता रहा है कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या, न्यूटन का तीसरा लॉ यहां भी अप्लाई होता है। इसलिए हम लोग कोलिजन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके एक और लॉ डिराइव करेंगे जिसको हम लोग नाम अभी देने वाले हैं। हाँ जी, तो यहां हम देख सकते हैं कि बिफोर कोलिजन हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 और 2, जिनका मासेस हमारे पास है m1 और m2, और इनकी हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी बता दी u1 और u2। अब एक बात का ध्यान रखिए, यहां पर हम लोग एक सिंगल लाइन में मोशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछले चैप्टर में ध्यान दिया होगा, अगर आपने नोट डाउन किया है तो पिछले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने दो डायरेक्शंस डिफाइन किए हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहां पर इन वेलोसिटीज के साथ साथ इनकी डायरेक्शन को मेंशन करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग मोमेंटम की भी बात करेंगे और वैसे भी हमें वेलोसिटी को एक डायरेक्शन देना ही चाहिए। तो वेलोसिटी प्लस में हो सकती है या माइनस में हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या डायरेक्शन माने हैं। हाँ जी, तो फिर क्या होता है कि ये कोलाइड कर जाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट 1 पर क्या फोर्स लगता है, F12, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि ये टकराए हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट ने पहले ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया होगा और पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया होगा। ठीक है, तो फोर्स के बाद उसके बाद कोलिजन के बाद क्या हो रहा होता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स किसी और वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। तो m1 इसकी मास अभी भी वही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे, मास m1 और ये मास m2, और फिर ये किसी और फाइनल वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। v1 पहले u1 था, अब क्या हो गया v1, और v2 पहले u2 था, अब क्या हो गया v2। आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है और बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन थी। ड्यूरिंग कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी कह सकते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, जीरो हो गई। ये आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है। हाँ जी, तो अब हम लोग नीचे आते हैं। तो न्यूटन अंकल ने क्या बोला था, यहां पर जब हम टकरा रहे हैं तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, दोनों फोर्सेस क्या हुए, इक्वल और ऑपोजिट हो गए। तो हम लोग अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करें, तो मैंने राइट को पॉजिटिव माना था और लेफ्ट को नेगेटिव माना था। तो जो हमारा F12 है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और F21 किस तरफ एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। आपको शायद मेरा हाथ थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा होगा, आप वो समझ लीजिए कि इसका मतलब राइट है, इसका मतलब लेफ्ट है। वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है। तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स तो सेम हो गई, लेकिन डायरेक्शंस क्या हो गई, अलग हो गई। तो इनको हम एक माइनस साइन से इक्वेट कर सकते हैं। सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बहुत कम टाइम के लिए लग रही होंगी एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि एकदम से कोलिजन हुआ और फिर ये एकदम से किसी और स्पीड से मूव करने लग गए, तो इन फोर्सेस को हम लोग इंपल्सिव फोर्सेस बोल सकते हैं। तो इंपल्सिव फोर्सेस जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था, तो इंपल्सिव फोर्सेस में हम लोग टाइम की डिस्कशन नहीं करते, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इन फोर्सेस की एक्टिंग, मतलब ये दोनों फोर्सेस सेम टाइम के लिए एक्ट कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ये टकराई होंगे उतने टाइम के लिए, फिर अलग हो गए, फिर तो फोर्सेस लग ही नहीं रहे होंगे, फिर तो क्या फायदा। तो टाइम जो है दोनों का अप्लाई करने का सेम हो गया। तो फोर्स टाइम्स टाइम यानी फोर्स इनटू टाइम दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। हेंस हम लोग सीधे सीधे ही चेंज इन मोमेंटम की बात कर सकते हैं। अब F12 ने किसका मोमेंटम चेंज किया होगा, फोर्स 1 पे लग रहा है 2 के कारण, यही है इसका मतलब। यानी कि मोमेंटम फॉर F12 ने मोमेंटम किसका चेंज किया, 1 ऑब्जेक्ट का।
तो यानी कि हम लोग यहां पर उसके चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू लिख सकते हैं। वो क्या हो गई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या हुआ वो, यहां देख सकते हैं m1v1 था और फिर इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1u1। तो हम वापस नीचे आकर देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है, m1v1 माइनस m1u1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और हमने ब्रैकेट में ये लिख लिया है m2v2 माइनस m2u2। कैसे आया, दूसरे का चेंज इन मोमेंटम, क्यों, क्योंकि F21 फोर्स 2 पे लग रहा है 1 के कारण, तो मोमेंटम इसके कारण किसका चेंज हुआ, दूसरे का। तो यानी कि m2v2 माइनस m2u2 हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम ऑब्जेक्ट 2 में देखा गया है। m1v1 माइनस m1u1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2v2 माइनस m2u2, ये सब ब्रैकेट्स में है। फिर हमने ब्रैकेट को खोल दिया, तो ब्रैकेट खोलने से हमारे पास आया m1v1 माइनस m1u1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2v2 प्लस m2u2, माइनस और माइनस प्लस हो गए, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया है। अब जो हमारे माइनस वाले टर्म्स हैं इनको हम लोग ट्रांसपोज कर दे, तो LHS से RHS और RHS से LHS में जो आप करें तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली सारी क्वांटिटीज किस में आ गई, प्लस में आ गई। तो मोमेंटम की बात करें तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। अब ये हमारे पास क्या आया है, ये हमने थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ तो किया है, जैसे कि सब क्वांटिटीज प्लस में आ गई। अब आप ध्यान से देखिए m1v1 क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 की फाइनल मोमेंटम, और m2v2 क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 की, उसकी भी फाइनल मोमेंटम आ गई। एक तरफ हमारी दोनों फाइनल मोमेंटम आ गई और इस तरफ हमारे पास क्या आ गई, m1u1 और m2u2। तो m1u1 क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 की इनिशियल मोमेंटम और ऑब्जेक्ट नंबर 2 की इनिशियल मोमेंटम। हमारे पास एक तरफ दोनों फाइनल मोमेंटम आ गई, एक तरफ दोनों इनिशियल मोमेंटम आ गई। तो ये क्या हुआ, टोटल ऑफ ऑल दी फाइनल मोमेंटम, यानी कि हमारे पास जो फाइनल में जो टोटल मोमेंटम आया वो ये है m1v1 प्लस m2v2, और हमारी जो टोटल इनिशियल मोमेंटम आई या इनिशियल टोटल मोमेंटम बोल सकते हैं, वो क्या आई, m1u1 प्लस m2u2। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये बराबर हो गए, मतलब कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद हमारे मोमेंटम्स क्या रहे, भले ही एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के चेंज हो गए होंगे लेकिन दोनों का मिला के जो हमारा टोटल मोमेंटम बैठा वो क्या हुआ, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद भी सेम आ गए। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स द टोटल फाइनल मोमेंटम। ये क्या हुआ, ये कैसी हरकत होगी, ये कोई हरकत नहीं है, ये हमने अभी अभी एक लॉ को डिराइव किया है। ये लॉ हो गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ क्या बोल रहा है कि जब कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, सिस्टम मतलब अगर हम लोग एक से ज्यादा पार्टिकल्स की बात करें, जैसे अगर हम बहुत सारे पार्टिकल्स ले लें तो उन सबको कंबाइन करके अगर हम एक साथ देखें लॉज ऑफ मोशन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम जैसे कि आप कुछ भी मान सकते हैं तो व्हेन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स इज फ्री ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, इट्स टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस को हम लोग कैसे डिफाइन करें, सिस्टम की कोई भी अगर हम बाउंड्री ले ले, कोई भी इमेजिनरी ले सकते हैं, तो अगर हम उस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स लगा दें जो अनबैलेंस्ड होगा ऑब्वियसली, तो वो फोर्स अगर किसी पे ना, मतलब इस पे ना लग रही हो, तो इसकी जो सिस्टम की जो मोमेंटम होगी या उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है उन सबका मोमेंटम कंबाइन करके जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रही, कंजर्व्ड रही। तो अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दे तो सिस्टम का क्या होगा, सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स का तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर हमने टोटल सिस्टम की बात करें तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो उसकी टोटल मोमेंटम को चेंज कर देगा। सिस्टम की जो मोमेंटम है वो जरूर हमें चेंज होती है दिख रही है, उस चेंज को हम लोग डेफिनेटली बता सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर हम हर पार्टिकल पर उस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को ना बताएं, तब तक हमारा जो मोमेंटम है हम सिर्फ वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए डिफाइन नहीं कर पाएंगे जो चेंज ऑफ मोमेंटम है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करती हुई नहीं दिख रही, या अगर जो भी फोर्स उस पर एक्सटर्नली लग रहे होंगे वो अगर बैलेंस्ड है, तो इसका टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है। ये भले ही अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, ये आप आगे जाके 11th में इसके बारे में जरूर और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटी सी बात ध्यान रखना जरूरी
हो सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आपको इतना ही जानना काफी होगा। तो अगर हम दो पार्टिकल्स की सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहां लिया है, ये एक पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल हैं। ऑब्वियसली पार्टिकल आपको लग नहीं रहे होंगे क्योंकि ये दो बॉक्स जैसे हैं, लेकिन हम इनको पार्टिकल्स अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम दो पार्टिकल्स की सिस्टम की बात करें, ये दो पार्टिकल्स इस वक्त इन पर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे, कोई बाहर से नहीं लग रहे, लेकिन कोलिजन के वक्त ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या हम इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये इन दोनों के कांटेक्ट पॉइंट्स पे लग रहे होंगे। अगर हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम माने, लेट्स कंसिडर दिस, कि अगर मैं इसके आसपास एक बाउंड्री बना दूं इन दोनों सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर ये दोनों पार्टिकल्स आ गए, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट पर हमारा फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स क्या इस बाउंड्री के बाहर से अप्लाई हो रही है? नहीं हो रही है। ये फोर्स इस बाउंड्री के अंदर से अप्लाई हो रही है, यानी कि इस फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स। जैसे एक्सटर्नल वैसे इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, इंटरनल मतलब अंदर से। तो ये फोर्स सिस्टम के बाउंड्री के अंदर लगा है, इसका मतलब कि जो हमारा फोर्स है वो क्या हो गया? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि टू पार्टिकल सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व रहती है। इनफैक्ट ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी कोई भी सिस्टम हो, उसमें भी अगर हमारे अंदर और सिस्टम के अंदर सिर्फ इंटरनल फोर्सेस हो रहे हैं, तो हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहेगा। ये बात तो ध्यान रख लीजिए। दो पार्टिकल्स के लिए अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बस इतना ही जानना काफी होगा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मिक्स्ड इज इक्वल एडेड टुगेदर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एडेड टुगेदर। मतलब हम लोग कहीं भी कोई भी दो टाइम के बीच में इनिशियल और फाइनल ले लें। तो ये हो गई न्यूटन के थर्ड लॉ की बात। तो अब जो हमें क्या करना है कि अब हम लोग अगले क्लास में, जो हमने अभी तक दो चैप्टर्स पढ़े हैं, मोशन के, जो फोर्स के और लॉज ऑफ मोशन के, तो हम इन सभी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको हम लोग अच्छे से एक बार दिमाग में बिठा लें। तो वो हम कैसे करेंगे? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। तो अगली बार अपना पेन पेपर जरूर लेके रेडी रहिएगा। वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप हर क्लास में पेन पेपर लेके बैठे रहे, क्योंकि हम लोग कुछ चीजें कुछ ना कुछ सॉल्व करते ही रहते हैं, इसलिए आपको ये लिख देना बहुत जरूरी होगा। और हम अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए तब तक के लिए मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है आप इसको जरूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो एनटीएससी के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो अभी 10th क्लास में है या फिर 9th क्लास में है। मुझे एक्चुअली भी पता चला है कि एनटीएससी इस साल का क्योंकि हो चुका है, तो अब सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन हो सकती है। तो अगर हम 9th क्लास में हैं, ये चैप्टर्स की रिवीजन आप अच्छे से तो कर ही रहे होंगे, इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं भी ये भी कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बीबी के साइंस के चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप कभी मेरे वीडियोस मिस नहीं करेंगे, और आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि आपके रिवीजन में कुछ भी मिस हो जाए। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप मेरे वीडियोस लगातार देख पाएँ। और बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।